हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। तो जैसे मार्केट अभी हमारा चल रहा है और अभी के हिसाब से ये अप्रॉक्सीमेट 4% 4.19% क्रैश है। अगर हम थोड़ा सा देखें इसमें, अगर जिस जब तक अभी टाइम हो रहा है, 1 से पौने 12 बज रहा है, तो अभी के हिसाब से देखेंगे तो अपने टॉप आई मीन अपने आज अभी के जो बॉटम से 2.4% रिकवर कर चुका है। अब एक एक और चीज़ है कि ये जो जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका कोई ट्रेडिंग से कोई भी लेना-देना नहीं है। ऑल्दो अगर हम बात करें, ये वीडियो हम दिन में बना रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है शाम में। बट एनीवेज़, तो अगर इसकी बात करें हम तो ये क्रैश हुआ, तो क्रैश होने का रीज़न क्या है? तो सिंपल सी बात है कि जो जो Q3 के रिज़ल्ट है एज़ पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आया है। अब ये कह रही है कि डिक्लाइन शेयर प्राइस 5% इवन एज़ ब्रोकरेज स्टे पॉज़िटिव। ऑल्दो ब्रोकरेज पॉज़िटिव है, बट फिर भी ये 5% का डिक्लाइन आया है। बट अगेन बात है कि डिक्लाइन क्यों आया? तो सिंपल सी बात है कि हमने काफ़ी बार ये वीडियो में मल्टीपल वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है कि अगर किसी का कंपनी का क्वार्टर Q3 रिज़ल्ट आता है, लेकिन अगर क्वार्टर 3 रिज़ल्ट आने के बाद भले ही उसका रिज़ल्ट कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, वो डिपेंड करता है शेयर प्राइस जो ऊपर-नीचे जाएगा नेट सेलिंग और नेट बाइंग पे। तो जैसे अगर हम बात करें कि जैसे इन्फोसिस के केस में हुआ था कि प्रॉफ़िटेबिलिटी इतना अच्छा था नहीं, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस अप गया था, क्योंकि वो था कि मतलब अगर ओवरऑल देखें रीज़न को, अगर अभी छोड़ दें फॉर द टाइम बिंग इन्फोसिस के केस में, वो तो चलो एक बार देख लेते हैं कि इन्फोसिस केस में था क्या था कि वहाँ पे जो था कि आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है, मतलब जितना था एक्सपेक्टेड था उससे अच्छा परफ़ॉर्म किया, जितना बुरा होना था उससे थोड़ा कम बुरा परफ़ॉर्म किया, तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे नेट बाइंग हुआ। अगर हम एल-एन-टी के केस में देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज तो पॉज़िटिव है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो नेट लोगों जो मैक्सिमम जो भी शेयर ओन करते हैं, उसमें मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने बेचा। तो मैक्सिमम सेलिंग हुआ और कंपैरेटिवली कम हुआ बाइंग, इसीलिए हमारा ओवरऑल प्राइस हमारा डिक्रीज़ होने आई मीन डिक्लाइन होने को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम फिर से आएँ यहाँ इस चार्ट पे, तो यहाँ तक हुआ कि यहाँ तक नेट हमारा सेल ही हो रहा था, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ से देखें तो इस पॉइंट से अप्रॉक्सिमेट 2.4% रिकवर कर चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर हमारा बाउंस बैक कर रहा है ऑन द सेम डे। तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखें, एक बार इससे पहले हम ये देख लेते हैं इसका कि ग्रोथ क्या है। तो ये कह रही है कि रिपोर्टेड 19% ईयर ऑन ग्रोथ और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, और प्रॉफिट बात करें ईयर ऑन तो 15% है। तो 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, 15% ईयर बेसिस पे प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा और देखें तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, इनफ्लो ऑर्डर का इनफ्लो है 230% इंक्रीज़ हो चुका है। जबकि अगर देखें तो डोमेस्टिक ऑर्डर का है जो है ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो इसलिए हो सकता है कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा। बट एनीवेज़, अगर ये यहाँ पे मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट कह रही है कि जो ये EBITDA जो है 14% है, और जो कि एक्सपेक्टेड था ओके 14 पर अराउंड केम इन 7% बिलो, ओके। तो ये हमें देखने को मिल रहा है जो यहाँ 40% एक्सपेक्टेड था, जो कि 7% हमारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम इसके ऊपर आते हैं, इसके फाइनेंशियल्स पे हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा पिक्चर मिलेगा। तो ये हमारा नेट प्रॉफ़िट आ गया, और अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो 3800 था, जो कि 3500 हो गया, ये कंसोलिडेटेड ना कंसोलिडेटेड है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 3000 था, जो कि अब 35,093 हो गया, अप्रॉक्सिमेट 36 हो गया। तो उस हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफ़िट अच्छा ही देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। अगेन डिपेंड करता है कि कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को नहीं लगा। बट एक चीज़ ये है कि क्या इस नंबर से क्या लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट आएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसके फंडामेंटल्स खराब हुए हैं? तो अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। तो होता है कि अब सिंपल सी बात है कि कभी हो जाता है कि कोई एक क्वार्टर में अच्छा आया, कोई क्वार्टर में अच्छा नहीं आया। सिंपल सी बात है कि अगर हम क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि कभी-कभी प्लेयर खेलता है, तो कभी-कभी ज़ीरो पे ही आउट हो जाता है, कभी-कभी सेंचुरी या डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मार देता है। तो ये इतना चलते रहता है, बट इससे क्या होता है कि उसका प्लेयर का वैल्यू खत्म नहीं होता है। तो सिंपल सा केस है, जो एल-एन-टी वो बहुत बड़ा प्लेयर है।
अगर मार्केट कैप देखें अप्रॉक्सिमेट पौने 5 लाख करोड़ का है, 5 लाख टच कर गया था आई गेस, बट थोड़ा-सा डाउन हो गया है, बट एनीवेज़। तो अगर देखें तो ये बहुत ही डिसेंट सा स्टॉक है, डिसेंट सा फंडामेंटल है इसके। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इन्वेस्टर हमें एफआईडीआई ही मैक्सिमम ड्राइव करने को देखने को मिल रहा है। लगभग 60-62% देखने को मिल रहा है। बाकी के पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक में एल-एन-टी एम्प्लॉइज़ ट्रस्ट का देखने को मिल रहा है इतना सारा। तो अगर देखें तो अ, 60 टू 60 75% के आसपास ऑन एन एवरेज हमें एफआईडीआई का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी के 25% पब्लिक को देखने के बाद पब्लिक के पास है। और इसके बैलेंस रिज़र्व की बात करें तो कोई कमी नहीं है, 29,000 था, अब होते-होते हमारा अभी 78,000 का है, बीच में थोड़ा-सा थोड़ा बहुत चलते रहता है। बोरिंग की बात है, फाइनेंस रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, तो ये यहाँ पे बोरिंग तो चलो रहता ही है। और इसका बात करें, इसके वेबसाइट पे आते हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ़ कंस्ट्रक्शंस में, इनका जो डिफेंस में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जितने भी, वो मोस्टली इनके इनके अंदर ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका, ये ग्रीन टेक हो गया, सॉरी, ये और देख लेते हैं पीछे थोड़ा-सा। ये रियल एस्टेट हो गया, फाइनेंस हो गया, मेट्रो रेल हो गया, आईटी आईडीपीएल हो गया, टेक सर्विसेज, माइंडट्री अलग हो गया, माइंडट्री अलग ही डिवीज़न है। ये वॉल्व्स का हो गया, कंस्ट्रक्शन मशीनरी आ गया, जो वॉल्व्स वगैरह का शिप बिल्डिंग हो गया, ये सब लिस्टेड अभी है नहीं। डिफेंस हो गया, तो ये सारे जो लिस्टेड नहीं है, सब इसके अंदर ही आने को देखने को मिलता है। हेवी इंजीनियरिंग हो गया। तो अगर देखें जिस तरह से हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, जिस तरह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में इन्वेस्ट कर रही है, तो बेनिफिट किसको होगा? सबसे बड़ा जो बेनिफिट का प्लेयर होगा, हकदार होगा, ये यही होगा। तो अगर देखें, अगेन समराइज़ करें सबको, कि इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफ़िटेबिलिटी है, बट अप टू द मार्क नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आया। इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़बरदस्त है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे गवर्नमेंट एम्फसाइज़ कर रही है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि अगर हमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा, आई मीन, जो हमारे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, आने वाले टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो मेक इन इंडिया का इतना सारा इनिशिएटिव है, और हम जो इंटरनेशनल पे हर चीज़ में कम्पीट कर रहे हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें उस इंफ्रा को बिल्ड करने में एल-एन-टी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। तभी तो बीते दिन, आई मीन, डेली बेसिस तो नहीं कह सकते, बट रेगुलर बेसिस पे इनको बड़े-बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अगर इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें, 230% जंप देखने को मिला था, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो कुल मिला के देखें तो ये सब हमारे अच्छे पॉइंट्स हैं। बट हाँ, 1-2 अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है, तो इससे कहीं कंपनी खराब नहीं है, तो कंपनी कोई लूट बंद नहीं हो जाती है। तो फंडामेंटल इसके बहुत ज़बरदस्त है। तो बट एट द एंड डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरा एनालिसिस है, और आपका खुद का कॉल होना चाहिए कि आपको बाय करना है, सेल करना है, या नहीं, जो भी करना है, नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।